आइए हम आपको राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। अभी तक आपने देखा कि राजनीति शास्त्र क्या है, इसका अर्थ, विषय क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। इसके बाद आपने देखा कि राज्य क्या है और राज्य के विभिन्न तत्व क्या है। अब हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या है। वास्तव में राज्य के आविर्भाव को लेकर ये राज्य कैसे आया, अनेक मत हैं, अनेक सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के, मैं क्रमशः आपको संक्षिप्त रूप से उनसे अवगत कराता हूं। सबसे पहला और प्राचीन सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का माना जाता है वह है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। नाम से ही आपको कुछ आभास हो रहा होगा कि दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसका यह मानना है कि वास्तव में राज्य का निर्माण जो हुआ है, राज्य की उत्पत्ति जो हुई है, वह ईश्वर के द्वारा की गई है। जिस तरह से ईश्वर ने अन्य प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया है, प्राकृतिक वस्तुओं का निर्माण किया है, उसी तरह से ईश्वर ने राज्य का भी निर्माण किया है और राज्य के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए उसी ने राजा की नियुक्ति की है। राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राजा के बारे में एक जो सामान्य धारणा इस सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित की गई थी कि जिस तरह से ईश्वर द्वारा किए गए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह सब मानवीय हित में हैं, ठीक उसी तरह से राजा द्वारा किया जाने वाला जो भी कार्य होता है वह सब राज्य के लोगों के हित में होता है। जिस तरह से ईश्वर का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उसी तरह से राजा की आज्ञाओं का भी विरोध नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर के आज्ञाओं के विरोध का मतलब होता है, ईश्वर की व्यवस्थाओं का विरोध का मतलब होता है कि व्यक्ति नास्तिक हो गया है। उसी तरह से राजा की आज्ञाओं का विरोध करना भी कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा पर, उसके समर्पण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ऐसे में व्यक्ति को यह अधिकार, यह सिद्धांत नहीं देता है कि वह राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करे। कहता है कि राजा की आज्ञाओं के पालन करने का मतलब है कि आप ईश्वर की ही आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेम्स प्रथम ने कहा था कि वास्तव में राजा की आज्ञाओं का विरोध आम जनमानस द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते जिन भी कार्यों का संपादन करता है वह ईश्वरीय कार्य हैं। तो ऐसे में जनता के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का विरोध करे, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसकी यह मान्यता है कि राज्य का निर्माण जो हुआ है वह ईश्वर के द्वारा हुआ है, ईश्वर ने ही राज्य का निर्माण किया है। राजनीति शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है यह, जो यह कहता है कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति दैवीय कृपा से हुई है, दैवीय व्यवस्था के नाते हुई है। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं हम। जो अगला सिद्धांत है वो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। नाम से ही आपको आभास हो रहा होगा। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मतलब यह था कि वास्तव में राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह पिता की सत्ता के नाते हुई है। हमारा समाज अत्यंत प्राचीन काल से मेल डोमिनेटिंग रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते निश्चित रूप से परिवार पर भी पुरुष का ही नियंत्रण होता है। पुरुष का मतलब पिता का। और इस सिद्धांत का यह मानना है कि संतानोत्पत्ति जो होती है वह पिता के ही नाते होती है
और अगर संतान पिता उत्पन्न करता है तो कालांतर में यही संतानों का जो समूह बनता है वही राज्य का निर्माण करता है। तो कहीं न कहीं पिता ही संतान उत्पन्न करता है और यही संतान राज्य बनाता है। तो ऐसे में राज्य की जो उत्पत्ति हो रही है वह पिता की सत्ता के नाते हो रही है। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत इस बात को मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह पिता के नाते होती है। तो ऐसे में राज्य का जो निर्माण हुआ है वह पिता के द्वारा हुआ है। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत संक्षिप्त रूप से यही कहने का प्रयास करता है कि यह पिता की सत्ता के नाते है और पिता की ही सत्ता के नाते राज्य का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक इसके उलट एक दूसरा सिद्धांत है जिसका नाम है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। जिस तरह से पितृसत्तात्मक सिद्धांत में यह माना गया कि पिता की सत्ता के नाते संतानोत्पत्ति होती है, परिवार का विकास होता है, परिवार का आकार बढ़ता है और कालांतर में यही बृहत्तर होते हुए राज्य का स्वरूप धारण कर लेता है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि नहीं, वास्तव में परिवार में वंश वृद्धि जो होती है वह पिता के नाते नहीं होती है बल्कि यह माँ के नाते होती है। संतान इस धरा पर जब आता है तो धरा पर आने के पहले वह माँ के गर्भ में आता है। माँ न रहे तो गर्भ न रहे और गर्भ नहीं रहेगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत यह कहता है कि संतान उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है तो वह माँ का होता है। माँ के ही नाते वंश होता है और वंश ही आगे चलकर ऐसा विशाल स्वरूप धारण करता है जो राज्य तक पहुँच जाता है, जो राज्य को जन्म देता है। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है, यह बात कहने का प्रयास करता है कि वास्तव में राज्य की जो उत्पत्ति होती है वह माँ की सत्ता के नाते होती है। इसलिए राज्य का जो निर्माण हुआ है वह मातृसत्तात्मक सिद्धांत के नाते हुआ है, माँ के ही नाते हुआ है। तो यह सिद्धांत मूल रूप से माँ को ही केंद्र मानते हुए इस बात पर जोर देता है, इस बात पर बल देता है कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति माँ के नाते होती है। इसलिए मातृसत्तात्मक सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति माँ के वंश वृद्धि के नाते होती है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद का जो सिद्धांत है वह है शक्तिवादी सिद्धांत। वास्तव में शक्तिवादी सिद्धांत के बारे में आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कुछ हद तक वैज्ञानिक भी है और कुछ हद तक तार्किक भी है। अतीत से लेकर आज तक राज्यों का अस्तित्व अगर बरकरार रहा या राज्यों ने अपने वजूद को खो दिया तो इसके पीछे अगर एक मूल कारण को आप खोजने का प्रयत्न करेंगे तो वह कारण आपको शक्ति के रूप में दिखाई देगा। जो राज्य जितना ज्यादा शक्तिशाली रहा उसने अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो किया ही साथ उसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाकर एक बृहत्तर साम्राज्य की स्थापना भी की। तो ऐसे में दो चीज आई कि शक्ति के नाते राज्य ने सीमाओं का विस्तरण किया और सीमाओं के विस्तरण का मतलब था कि राज्य एक नए स्वरूप को पाया। एक छोटा राज्य जब उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया तो शक्ति के नाते बढ़ाया और यह शक्ति जो थी उस छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दी। यह विशाल साम्राज्य जो था एक नया राज्य था। निश्चित रूप से इस नए राज्य के निर्माण के साथ एक बात और जो जुड़ी हुई थी कि अगर इस राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया तो इसका मतलब था कि अगल बगल के और राज्य जो कि जिनकी सीमाओं को इसने अपने अंदर मिला लिया, कहीं न कहीं उन छोटे कमजोर राज्यों ने अपने वजूद को खो दिया। तो अगर राज्य का वजूद बना रहे यह भी शक्ति पर निर्भर करता है और राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया यह भी शक्ति पर निर्भर करता है। तो शक्तिवादी सिद्धांत यह मानता है कि निश्चित रूप से शक्ति ही वह तत्व है जिसके नाते राज्य का निर्माण हुआ है। प्रारंभिक काल से लेकर अगर राज्य के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालें हम तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति से परिवार, परिवार से जन, जन से कबीले, कबीले से नगर राज्य और नगर राज्य से राष्ट्रीय राज्य। यह एक राज्य का क्रमिक विकास है और निश्चित रूप से राज्य का क्रमिक विकास जो हुआ है, अगर जन के बाद हम कबीलों पर आते हैं और कबीले के बाद नगर राज्य की ओर अगर हम उन्मुख होते हैं तो कबीलों के इतिहास को अगर आप देखें तो एक कबीला दूसरे से संघर्ष करता था, एक कबीला दूसरे से लड़ता था और इस लड़ाई में जो कबीला विजेता होता था वह एक बृहत्तर कबीला हो जाता था
जो पराजित होता था वह अपने अस्तित्व को खो देता था। कालांतर में यही कबीला बृहत्तर होते होते नगर राज्य हो गया और बाद में यही नगर राज्य बृहत्तर होते होते राष्ट्रीय राज्य हो गए। तो यह बृहत्तरता जो इन राज्यों ने पाई, इन नगर राज्यों ने पाई या इन कबीलों ने पाई, किस तत्व के नाते पाई? निश्चित रूप से वह तत्व शक्ति का तत्व था। तो यह सिद्धांत यह कहता है कि वास्तव में राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह किसी और कारण से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शक्ति के तत्व के नाते हुई है। शक्ति रहेगी राज्य का अस्तित्व रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी तो राज्य नहीं बन पाएगा। तो शक्ति ही वह मूल कारक है। आप बहुत अतीत में न जाते हुए अगर वर्तमान में जल्द में इस उदाहरण को देखना चाहते हैं कि वास्तव में क्या शक्ति राज्य को उत्पन्न करती है या राज्य के अस्तित्व को समाप्त करती है, तो इसका जवाब आपको 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में देख सकता है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए हैं, उसमें 1971 का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में पाकिस्तान भारत से पराजित हुआ और परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और जो दूसरा टुकड़ा बना उसका पूर्वी पाकिस्तान का, वह वर्तमान में आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे सामने विद्यमान है जिसका नाम है बांग्लादेश। अब मैं आपसे कहूं अगर कि बांग्लादेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, तो इसका सीधा सा जवाब आप दोगे कि शक्ति है। युद्ध हुआ, युद्ध में शक्ति का प्रयोग किया गया और शक्ति के ही माध्यम से एक नए राज्य का आविर्भाव हुआ और उस नए राज्य का नाम है बांग्लादेश। तो इसी बात को यह सिद्धांत मानता है और कहता है कि आज नहीं अनादिकाल से राज्यों की जो उत्पत्ति हुई है वह सिर्फ और सिर्फ शक्ति के तत्व के नाते हुई है। तो यह सिद्धांत यह मानता है कि शक्ति ही वह मूल आधार है जो राज्य को उत्पन्न करता है। तो ये था आपका राज्य की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत। इसके बाद दो सिद्धांत और हैं। पांचवा सिद्धांत है आपका राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में यह कहा जाता है, यह सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि वास्तव में एक ऐसा युग था जब मानव स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंदता पूर्वक इस धरा पर विचरण किया करता था। न तो राज्य था, न तो कोई व्यवस्थाएं थी, न तो नियम था, न तो कानून था और ना ही कोई सरकार या गवर्नेंस थी। तो यह सिद्धांत कहता है कि वास्तव में इन हालात और परिस्थितियों में लोगों का रह पाना जब मुश्किल होने लगा तो उस समय के लोगों ने किया क्या, इन्होंने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते के माध्यम से इन्होंने राज्य को उत्पन्न किया। तो यही समझौता जो है, जो हालात और परिस्थितियों की देन थी, जो व्यक्ति लाचार होकर मजबूर होकर जिसने इस समझौते को किया था, वह समझौता जिसको कि सामाजिक समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत का मानना है कि उस प्राचीन युग में रहने वाले, पूरा पाषाण युग के पहले के युग में रहने वाले लोग जब गुफाओं और कंदराओं में निवास करते थे, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया करते थे, मजबूरन उन्होंने अपने सामने जब भयावह स्थितियों को देखा, उनका जब शोषण किया जाने लगा और आए दिन उनकी स्वतंत्रता पर कहीं न कहीं से आघात और व्यवधान उत्पन्न होने लगे, जीवन जीना दुष्कर होने लगा, तो मजबूरन लोग इकट्ठा हुए, एक साथ बैठे और आपस में एक सहमति बनाई उन्होंने और इस सहमति के माध्यम से उन्होंने राज्य को उत्पन्न किया, जिसमें उनकी यह सोच थी कि यह राज्य जिसके कि अंदर हम रहेंगे, जिसके द्वारा कुछ नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और एक सरकार या एक राजा की हम नियुक्ति करेंगे और उसके आदेशों का, उसकी व्यवस्थाओं का हम पालन करेंगे। परिणाम यह होगा कि हम सभी का जीवन बेहतर हो सकेगा। तो समझौता सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के नाते हुई है और किसी अन्य कारण से नहीं हुई है। यह पूर्व के सारे सिद्धांतों का खंडन करता है। वास्तव में यह सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत है, तार्किक नहीं है। इसको आप तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते हो। फिर भी आपके सिलेबस में है यह सिद्धांत, आपको यही लास्ट के दो सिद्धांत पढ़ने हैं, एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरा इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के साथ एक जुड़ी हुई बात जो है, इसमें कहा जाता है इस सिद्धांत के बारे में कि सर्वाधिक वैज्ञानिक सिद्धांत है ये, सर्वाधिक तार्किक सिद्धांत है ये। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो जितने ही बातों को बताता है सबको आप तर्क के आधार पर सच साबित कर सकते हैं।
तो विकासवादी सिद्धांत जो है या ऐतिहासिक सिद्धांत, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। या तीसरा आपसे यह भी पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत हैं, तो भी आपका जवाब ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के रूप में ही आता है। और यह सिद्धांत यह मानता है कि वास्तव में राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह एक क्रमिक विकास के रूप में हुई है, और इस राज्य को उत्पन्न करने में एक नहीं बल्कि अनेक तत्व हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि व्यक्ति के रक्त संबंध से लेकर उसकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना को इसमें सम्मिलित किया जाता है, और बीच में बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। तो मैं आऊँगा तो जब नेक्स्ट लेक्चर पे और इस सिद्धांत को अकेले में आपको बताऊँगा, एकमात्र यह सिद्धांत बताऊँगा, तब इसका डिटेल मैं आपको दूंगा कि वास्तव में विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है। विकासवादी सिद्धांत की यह मान्यता है वह पूर्व के सारे सिद्धांतों के अलग है यह सिद्धांत, और इसका यह कहना है कि वास्तव में विकास के माध्यम से, क्रमिक विकास के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य का जो स्वरूप हमारे सामने आज विद्यमान है यह एकाएक नहीं आया है, बल्कि एक क्रमिक विकास के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आया है। तो बच्चों, यह है आपके राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें आपने सबसे पहला सिद्धांत देखा दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका कि यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह देवताओं या ईश्वर के नाते हुई है, और राजा जो है वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से राजा की आज्ञाओं का भी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक ईश्वर की बात है, जिस तरह से जितनी आस्था और श्रद्धा हमारी ईश्वर के प्रति रहती है, उतनी ही आस्था और श्रद्धा हमारी राजा के प्रति भी होनी चाहिए। राजा जो कहता है हमको वह स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आपसे जोड़ देना चाहता हूँ कि आप इस बात को कतई न समझें कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राजा को असीम शक्तियां तो देता जरूर है, लेकिन इतना भी असीम नहीं कर देता है कि वह स्वेच्छाचारी हो जाए। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि राजा के ऊपर भी उसने उसकी कर्तव्य निष्ठा और धर्मपरायणता को कहीं न कहीं लादा है। राजा को इस बात के लिए उसने बाध्य किया है कि उसको नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से बांधने की कोशिश की गई है। राजा से यह कहा गया है कि राजा का मतलब शासक नहीं है। वो कहता है कि आप यह मत मान लीजिएगा कि आप मालिक हैं, बल्कि आप, राजा के लिए वो कहता है कि राजा प्रजा के अभिभावक की तरह है, वह उसके पिता की तरह है। जिस तरह से अभिभावक या पिता जब भी अपने परिवार या अपने बच्चों के बारे में कोई निर्णय लेता है, तो निश्चित रूप से उस निर्णय के पीछे उस परिवार का कल्याण, उन बच्चों का भला छिपा रहता है। पिता कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो उसके परिवार के हितों के विरुद्ध हो। अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह पिता पतित है। तो इस तरह के प्रतिबंध राजा पर भी हैं। यह कतई नहीं समझिएगा आप इन बातों से कि राजा को स्वेच्छाचारी बना दिया गया है, असीम शक्तियां दी गई हैं, ईश्वर के समतुल्य उसको किया गया है, ईश्वर के ही सापेक्ष उसको रखते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आम जनता को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए इस सिद्धांत में कि निश्चित रूप से राजा कहीं भी स्वेच्छाचारी न होने पावे। तो ये था आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके बाद पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, जो कि पुरुष प्रधान समाज के अवधारणा के नाते है, जिसमें माना जाता है कि परिवार की उत्पत्ति पिता के नाते और परिवार ही आगे चलकर राज्य बनता है। तो निश्चित रूप से राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह पिता के नाते होती है। ठीक इसी तरह से मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, जो यह कहता है कि नहीं, वास्तव में परिवार की उत्पत्ति जो होती है, संतान की उत्पत्ति जो होती है, वह माँ के नाते होती है। तो ऐसे में माँ ही राज्य का मूल जन्मदाता है, माँ ही जन्मदात्री है। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत का यह मानना है। शक्तिवादी सिद्धांत मैंने आपसे कहा कि संक्षिप्त रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत है, थोड़ा तार्किक भी है, लेकिन पूर्णतया यह राज्य की उत्पत्ति को प्रमाणित नहीं कर पाता है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में यह पूर्व के जितने भी चारों सिद्धांत हमने आपसे अभी तक कहे, ये सभी एकांगी हैं। पांचवा सिद्धांत जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, निश्चित रूप से मैंने पहले ही आपसे कहा था, फिर उसी बात को दोहराता हूँ, यह काल्पनिक सिद्धांत है। तर्क की कसौटी पर इस सिद्धांत को कसा नहीं जा सकता है।
बावजूद इसके सिद्धांत है और इसके मुख्य प्रवर्तकों में जो नाम आता है वो हाब्स, लाक और रूसो का आता है। मैं आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर पर तो आपको बताऊंगा कि समझौते सिद्धांत के बारे में हाब्स, लाक और रूसो क्या कहते हैं। ये 5वां सिद्धांत था। छठा और अंतिम सिद्धांत जो है आपका वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, जिसके बारे में यह कहा जाता है यह सर्वाधिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसको भी मैं आपको एक अलग लेक्चर के रूप में इस सिद्धांत को पूरा बृहत्तर रूप से आपको समझाने और बताने का कोशिश करूंगा। तो आज मैंने आपको यह बता दिया कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों की मुख्य थीम क्या है। इससे मैंने आपको अवगत कराया। पूर्व के जो 4 सिद्धांत हैं उनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक 5वें और 6वें सिद्धांत की बात है, यह मैं आपको एक नए लेक्चर में अलग अलग दोनों ही राज्यों के उत्पत्ति के सिद्धांतों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम का इंतजार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से अवगत कराऊंगा। और इस लेक्चर के बाद मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत क्या है और वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।